हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं भाई सभी लोग। आशा करता हूँ बहुत ही अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और सुरक्षित होंगे। मेरा नाम है अमित कुमार। आई अगेन वेलकम यू एमिटी फिजिक्स 2.0 यूट्यूब चैनल। तो भाई शुरुआत करते हैं। आज हम इस लेक्चर में क्या पढ़ाने वाले हैं, ठीक है। तो चलिए शुरुआत करते हैं 12th फिजिक्स से, ठीक है। तो 12th फिजिक्स में हम बातें कर रहे थे ऑल्टरनेटिंग करंट में, और ऑल्टरनेटिंग करंट में हमने बहुत कुछ डिस्कस कर लिया था। हमने आपको प्रीवियस लेक्चर में बताया था कि जितने भी सर्किट्स हैं ऑल्टरनेटिंग करंट के, जैसे उस सर्किट में या तो कैपेसिटर हो या रजिस्टर हो या इंडक्टर हो या इन दोनों का कॉम्बिनेशन हो या LCR सीरीज सर्किट हो, कोई भी सर्किट हो ऑल्टरनेटिंग करंट में या ऑल्टरनेटिंग सोर्सेज के साथ वो कनेक्टेड हो, तो उसके अंदर एवरेज पावर का फॉर्मूला हमने ड्राइव किया था। हमने आपको बताया था कि इंस्टेंटेनियस पावर कैसे डिफाइन करते हैं। जब इंस्टेंटेनियस पावर हमने डिफाइन कर दी, उसके बाद में हमने एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए, जो टाइम पीरियड हमने लिया था 0 से कैपिटल T, मतलब एक कंप्लीट साइकिल लिया था, उसके लिए हमने आपको बताया था कि कैसे एवरेज पावर का फॉर्मूला जनरेट होता है। क्या हमने किया था? क्या हमने ऐसा कुछ किया था कि एवरेज का फॉर्मूला कितना आया था प्यारे दोस्तों? चलिए मैं बता देता हूँ थोड़ा सा जल्दी से। पहले हमने इंस्टेंटेनियस पावर बताया था कि हमने कोई भी एक जो अल्टरनेटिंग करंट का वोल्टेज सोर्स है वो हमने लिया था E=E0 sin ओमेगा टी ले लिया था। करंट को हमने बोल दिया था I=I0 sin ओमेगा टी प्लस 5, दोनों को मल्टीप्लाई किया, इंस्टेंटेनियस करंट आई। इंस्टेंटेनियस करंट आने के बाद में हमने उसका एवरेज ले लिया था। किया था कि नहीं किया था? और हमारे पास जो एवरेज पावर का फॉर्मूला आया था वो हमारे पास, मेरे को ध्यान है कि एवरेज पावर का जो फॉर्मूला आया था दैट इज P एवरेज जो आया था प्यारे दोस्तों, वो मेरे पास आया था। कितना आया था? क्या मेरे पास CSI फॉर्मूला आया था IRMS और ERMS, और अपने पास cos फाई आया था। फाई यहाँ पर क्या है? फेज डिफरेंस है बिटवीन ऑल्टरनेटिंग करंट एंड ऑल्टरनेटिंग EMF, ठीक है। तो और फॉर्मूला क्या था हमने पास देख लिया था, ये था अपने पास। साथ ही साथ हमने ये भी बताया था कि यहाँ पर एंड हमने ये बताया था कि जो कोस फाई जो है, किसी भी ऑल्टरनेटिंग सर्किट के लिए आप लिख सकते हो कोस फाई R/Z। Z यहाँ पर क्या है? इम्पिडेंस है। Z क्या है अपने पास? इम्पिडेंस है। और ये रजिस्टर है। क्या ऐसे लिखा था? हमने बिल्कुल किया था। यहाँ तक हमने पास हो गया था। इसको हमने पावर फैक्टर बोला था। दिस इज कॉल्ड पावर फैक्टर। दिस इज कॉल्ड पावर फैक्टर प्यारे दोस्तों, दिस इज कॉल्ड पावर फैक्टर। इसको हमने बोला था पावर फैक्टर बिकॉज दिस इज दैट फैक्टर दैट डिटरमाइन, that describe the power is will it power loss or not in any alternating circuits। ये वो कारक था, ये वो फैक्टर था जिसके माध्यम से आप ये बता सकते हैं कि किसी भी ऑल्टरनेटिंग सर्किट में क्या पावर का डिसिपेशन होगा, एवरेज पावर का। क्या एवरेज पावर का डिसिपेशन होगा या नहीं होगा, हमने आपको बताया भी था। इस पावर फैक्टर के वैल्यूज़ भी हमने बताए थे। हमने बताया था प्योर इंडक्टर और प्योर कैपेसिटर में को फाई की वैल्यू ±π/2 होती है, और इससे कोस फाई की वैल्यू आ जाती है 0, मतलब एवरेज पावर की वैल्यू आ जाएगी 0 प्योर इंडक्टर के लिए, प्योर कैपेसिटर के लिए, ठीक है। बहुत बढ़िया, ये हमने डिस्कस किया था कल। अब इसी के रिगार्डिंग एक इम्पोर्टेंट टर्म आती है दैट इज वोल्टलेस करंट। वोल्टलेस करंट मतलब क्या? वोल्टलेस करंट मैं बताना चाहता हूं अभी। तो हेडिंग ये डालेंगे कि वोल्टलेस करंट, ठीक है, या आइडल करंट भी बोलते हैं। तो प्यारे दोस्तों वोल्टलेस करंट मीन्स वोट, वोल्टलेस करंट बोलते हैं या आइडल करंट बोलते हैं, वॉट एवर यू वांट टू से। तो वोल्टलेस करंट मतलब क्या, ठीक है, वोल्टलेस करंट मतलब क्या? ओके, तो वोल्टलेस करंट मतलब क्या? देखिए
वोल्टलेस करंट को डिफाइन करते हैं। मान लेते हैं कि वास्तव में वोल्टलेस करंट की डेफिनेशन के ऊपर जाएं तो डेफिनेशन तो ये कहती है कि कोई भी करंट अगर किसी ऑल्टरनेटिंग सर्किट्स में फ्लो हो रही है और उस करंट के फ्लो होने के कारण उस सर्किट में कोई भी पावर लॉस नहीं हो रहा, तो दैट करंट इज कॉल्ड वोल्टलेस करंट। वोट मतलब क्या? पावर। लेस मतलब वोल्टलेस, पावर से लेस करंट। क्या ऐसा होता है? जी बिल्कुल होता है। देखिए इस एक्सप्रेशन के ऊपर ध्यान दीजिए। ये एक्सप्रेशन क्या कहती है कि कोई भी अपने पास अल्टरनेटिव सर्किट्स है, ठीक है ना, उसके अंदर चाहे एल हो सकता है, प्योर सी हो सकता है, एल सी हो सकता है, एल सी आर हो सकता है, आर सी हो सकता है, ठीक है ना, उसके अंदर जनरल जो फॉर्मूला होता है एवरेज पावर का वो होता है आई आर एम एस ई आर एम एस कोस फाई। क्या ऐसे लिख सकते हैं? बिल्कुल। अब देखो आई आर एम एस जो होता है, वास्तव में आई आर एम एस क्या होता था? आई आर एम एस जो कुछ नहीं है आई नोट बाई रूट टू, यानी पीक वैल्यू का 1/√2 है। वैसे क्या ई आर एम एस भी क्या है? कुछ नहीं है, वास्तव में ई नोट बाई रूट 2 है। एक बात बताओ, क्या करंट को और ईएमएफ को हम ऐसे ड्रॉ कर सकते हैं क्या? क्या फेजर डायग्राम में हम ड्रॉ कर सकते हैं क्या कि मान लेते हैं कि ये अपने पास क्या है? करंट है। क्या करंट का फेजर ऐसे ही बनाते थे क्या? ठीक है ना, एक्स एक्सिस में हमने बोल दिया, एक्स एक्सिस में ये करंट है, ठीक है ना, ये करंट है, ये अपने पास वेक्टर की तरह ट्रीट कर सकते हैं इसको। इसकी जो लेंथ है, इसकी जो लेंथ है वो क्या होती है? फेजर की जो लेंथ है उसकी पीक वैल्यू तो होती है आई नोट ही तो होती है, तो इसकी जो लेंथ है वो किसको रिप्रेजेंट करेगी? आई नोट मतलब आई आर एम एस भी बोल सकता हूँ, क्योंकि यदि मैं आई नोट को √2 से डिवाइड कर दूँ तो आई आर एम एस, ठीक है। तो ये मैं बोल सकता हूँ क्या कि या इसकी जो मैग्नीट्यूड है, ठीक है, इस वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है, क्या मैं इसे बोल सकता हूँ क्या ये आई आर एम एस है? ठीक है। अब देखो ई आर एम एस आई आर एम एस कोस फाई, ठीक है ना, अगर मैं ये बोलूँ कि फेज डिफरेंस इनके बीच का कितना? फाई है, ठीक है ना, और करंट को हमने क्या लिया था? क्या इस एक्सप्रेशन में हमने ऐसे लिया था क्या कि आई जो था वो हमने लिया था आई नोट साइन ओमेगा टी प्लस फाई या माइनस फाई, कैसे भी ले सकते हो, कोई ज़रूरी नहीं है, हमने जनरल सोल्व किया था, और यहाँ पर हमने लिया था ई नोट साइन ओमेगा टी। क्या ये देखा था कि हमने? यस। अब मैं माइनस ले सकता हूँ, कोई बड़ी बात नहीं है, कुछ भी नहीं हो जाएगा, कुछ भी नहीं हो जाएगा। क्या ये फाई आगे है? तो ये हमने बोला था कि ये अपने पास हो गया ई वेक्टर, और इसके जो इसकी जो लेंथ है वो रिप्रेजेंट करेगी ई आर एम एस, ठीक है ना, और ये एंगल हो गया इनके बीच का फाई। मुझे एक बात बताओ, क्या ऐसे रिप्रेजेंट कर सकता हूँ मैं इन इक्वेशंस को? फेजर के लिए ऐसे रिप्रेजेंट कर सकता हूँ, ओके। अब देखो, क्या ये वेक्टर की तरह ट्रीट करते हैं? बिल्कुल करते हैं, जी बिल्कुल करते हैं, ठीक है ना, वेक्टर की तरह ट्रीट करते हैं। तो वेक्टर की तरह जब ट्रीट करते हैं इनको, तो जब मैं आई आर एम एस, क्या इस वेक्टर का इस तरफ मैं कंपोनेंट ले सकता हूँ? क्या प्यारे दोस्तों मैं इसका कंपोनेंट ले सकता हूँ? क्या मैं इस बोल दूँ कि ये जो है ना, ये जो कंपोनेंट हो जाएगा आई आर एम एस का, क्या ये हो जाएगा आई आर एम एस कोस फाई? क्या इसकी जो लेंथ है क्या आई आर एम एस कोस फाई हो जाएगी? क्या इस वेक्टर की इसका जो मैग्नीट्यूड है, इसके यदि कंपोनेंट लो आई आर एम एस कोस फाई, अगर मैं इसके परपेंडिकुलर जाऊं तो क्या मैं ये बोल सकता हूँ कि ये आई आर एम एस साइन फाई हो जाएगा? आई आर एम एस साइन फाई हो जाएगा। सही बात है कि नहीं है? अब तुम ये देखो, ये करंट थी आई आर एम एस, इसको हमने दो भागों में तोड़ दिया, मतलब करंट थी, इसका पीक वैल्यू आई आर एम एस थी, पीक वैल्यू आई नोट होती है, लेकिन हम आई नोट अपॉन √2 से डिवाइड कर सकते हैं, तो आई आर एम एस को भी ट्रीट कर सकते हैं। सही बात है कि नहीं? बिल्कुल। तो मैं ये बोलूँ, इसको दो पार्ट में हमने तोड़ दिया करंट को, एक तो आई आर एम एस कोस फाई, एक तो ये वाली करंट है, एक ये वाली करंट है। मुझे एक बात बताओ, ये जो पहली वाली जो करंट है ना आई आर एम एस कोस फाई, क्या ये आई आर एम एस कोस फाई जो है ये वाली करंट और ई एम एफ, क्या ये जो आई आर एम एस कोस फाई है ना प्यारे दोस्तों, ये वाली जो करंट है आई आर एम एस कोस फाई, और ई वेक्टर जो है यानी ई आर एम एस जो है,
ठीक है ना, या ई वेक्टर है, इसकी जो पीक वैल्यू उसको हम बोल देंगे, इसकी जो लेंथ है, सॉरी ई वेक्टर की जो लेंथ है उसको हमने बोल दिया ई आर एम एस, ठीक है ना, ई आर एम एस के टर्म्स में हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं। मुझे एक बात बताओ, ये जो करंट है आई आर एम एस कोस फाई और ये ई वेक्टर है, इनके बीच का फेज कितना है? क्या 0 डिग्री है? इस करंट और इस करंट के बीच का फेज कितना है? 0 डिग्री है। अगर मान लो किसी सर्किट में ये वाली करंट फ्लो हो आई आर एम एस कोस फाई, अगर किसी सर्किट में ये वाली करंट फ्लो हो और ई एम एफ हो, तो उस सर्किट के लिए एवरेज पावर कैसे लिखोगे आप? एवरेज पावर का ये होता है आई आर एम एस ई आर एम एस कोस फाई, बट आई आर एम एस की जगह कौन सी करंट है? क्या ये आई आर एम एस कोस फाई है? क्या ये आई आर एम एस कोस फाई है? और यहाँ पर आ जाएगा ई आर एम एस हो जाएगा, और इनके बीच का फेज कितना प्यारे दोस्तों? फेज जो है वो 0 डिग्री है। तो मेरे पास जो एवरेज बनेगी यानी ये आ जाएगा आई आर एम एस, और यहाँ बनेगा ई आर एम एस, और यहाँ पर बनेगा कोस फाई, ठीक है ना, कोई पर्टिकुलर अपने पास पावर आ जाएगी। लेकिन ध्यान दो जरा, इस कंपोनेंट की बात करूं, अगर ये किसी सर्किट में फ्लो हो तो इसके रिगार्डिंग जो पावर होगी वो कितनी होगी प्यारे दोस्तों? पी वी एवरेज डेस मान लेता हूं। अगर ये करंट फ्लो होना तो मैं इसे बोलूंगा आई आर एम एस साइन फाई हो जाएगा, ठीक है ना, और ई आर एम एस। अब की बार देखो, ये करंट जो है वो ई आर एम एस से कितने डिग्री कोण पर है? ये ई वेक्टर है, ई एम एफ से 90 डिग्री कोण पर है, तो क्या कोस 90 डिग्री हो जाएगा? और कोस 90 डिग्री कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। क्या कोस 90 डिग्री 0 हो जाएगा? तो इसकी वैल्यू मैं 0 कर दूंगा, यानी पी एवरेज डेज 0, यानी पी एवरेज डेज जो है वो 0 है। कब? जब किसी सर्किट में कौन सी करंट फ्लो हो? आई आर एम एस साइन फाई। ये जनरल लिख रहा हूं मैं, ध्यान दे रहे हो ना, ये जो मैं एक्सप्रेशन लिख रहा हूं इन जनरल है ये, ठीक है ना। तो वो करंट कौन सी करंट है? आई आर एम एस कोस फाई या आई आर एम एस साइन फाई? आई आर एम एस साइन फाई यदि किसी सर्किट में से फ्लो हो तो उस सर्किट में कोई भी पावर का कंजम्पशन नहीं होगा, कोई भी पावर का लॉस नहीं होगा। देयर विल बी नो एनी पावर लॉस, मीन्स देयर विल बी कंडीशन ऑफ वोटलेस। सो आई आर एम एस साइन फाई इज कॉल्ड वोटलेस करंट। द करंट if it is flown in any alternating circuits and we get zero, we get the value of consumed power is 0, then that is called वोटलेस करंट, दैट इज कॉल्ड वोटलेस करंट। तो ये हमारे पास हमने वोटलेस करंट की बात कही। अच्छा, एक एग्जांपल भी दे लेते हैं, एक एग्जांपल भी दे लेते हैं। जैसे मैं एग्जांपल दे लेता हूँ, पहला एग्जांपल इंडक्टर और कैपेसिटर का ही ले लेते हैं, ठीक है ना। इंडक्टर और कैपेसिटर का ही ले लेते हैं। इंडक्टर ले लेता हूँ एंड या कैपेसिटर ले लो। क्या मैं इसे बोल सकता हूँ क्या कि ये अपने पास होता था करंट होता था, और हमने ये बोला था कि ये जो करंट जो था ना ये लीड करता है कैपेसिटर में, तो ये हो जाता था अपने पास वीसी वेक्टर। तो करंट लीड करता था और लेग करता था किससे लेग करता था? इंडक्टर के लिए। तो हर एक सिचुएशन में, चाहे वो इंडक्टर हो चाहे कैपेसिटर हो, फाई कितना 90 डिग्री है। इस केस में -90 डिग्री हो जाएगा, +90 डिग्री का डजंट मैटर, बिकॉज कोस माइनस फाई इक्वल टू कोस फाई होता है। पॉजिटिव होता है कि नहीं? बिल्कुल होता है। तो मैं इसे बोल सकता हूँ इंडक्टर और कैपेसिटर के लिए ऑलवेज जो पी एवरेज जो है वो जो फॉर्मूला था अपने पास आई आर एम एस ई आर एम एस कोस फाई, हमेशा कितना आ जाएगा? 0। तो ये करंट जो है, जो भी करंट इंडक्टर और कैपेसिटर में फ्लो हो रही है, दैट इज कॉल्ड वोटलेस करंट। कौन सी करंट? वोटलेस करंट, क्योंकि इसके माध्यम से कोई पावर का लॉस नहीं हो रहा, इसलिए इसको बोलते हैं हम वोटलेस करंट, ठीक है। जल्दी से इसको नोट करना एक बार, मुझे चेक करने दो एक बार। ओके, अब सही है, ठीक है ना। तो मैं बोल रहा था, हाँ, इंडक्टर एंड कैपेसिटर, ठीक है। तो इंडक्टर और कैपेसिटर में जो भी करंट फ्लो होगी, क्या वो रिस्पॉन्सिबल होगी कंजम्पशन ऑफ पावर के लिए? नो। सो दैट इज कॉल्ड
वोल्टलेस करंट, दैट इज कॉल्ड वोल्टलेस करंट। इंडक्टर कैपेसिटर हो गया। अच्छा जी, बहुत बढ़िया। एक बात बताओ जरा, अगर मैं बात करूं प्योर रेजिस्टिव सर्किट के लिए, प्योर रेजिस्टिव सर्किट के लिए फाई की वैल्यू 0, कोस फाई की वैल्यू 1, मतलब उसमें पावर कंजप्शन होगा, बिल्कुल होगा। तो दैट इज नॉट ए वोल्टलेस करंट, दैट इज नॉट ए वोल्टलेस करंट बिकॉज इट इज जनरेटिंग सम वोट, इट इज जनरेटिंग सम वोट इन दैट सर्किट, so that is why we cannot call that is a voltless current. Okay, so this was all about the voltless current. Now we will move further. First of all, write down, then I will erase it. तो अब चलते हैं आगे। अब हम बात करते हैं पावर कंजम्पशन। हमने बातें कर ली, रेजिस्टिव सर्किट में कितना पावर कंजम्पशन होता है वो भी हमने बातें कर ली। प्योर इंडक्टर सर्किट लें तो प्योर इंडक्टर सर्किट में एक अपने पास टॉपिक आता है जो कि अपने पास है कि एनर्जी स्टोर्ड कितना है, और पावर कंजम्पशन हम दूसरे तरीके से भी देख सकते हैं। अदरवाइज ये जनरल फॉर्मूला तो है ही, कोस फाई की वैल्यू पाई बाई 2 दो, 0 आ जाएगा। ठीक है, अब एक टॉपिक आता है दैट इज एनर्जी स्टोर्ड इन इंडक्टर एंड एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर, वो हम देख लेते हैं। ठीक है, तो ये टॉपिक की हेडिंग है, यानी एनर्जी स्टोर्ड इन इंडक्टर कितनी होती है एनर्जी स्टोर्ड। ठीक है, देख लेते हैं एनर्जी स्टोर्ड, एनर्जी स्टोर्ड इन इंडक्टर, एनर्जी स्टोर्ड इन एन इंडक्टर। देखिए प्यारे दोस्तों, क्या इंडक्टर के अंदर एनर्जी स्टोर्ड होती है? जी बिल्कुल होती है। कैसे होती है? क्या इंडक्टर कैसे काम करता है? हमें पता है कि जब भी इंडक्टर को ऑल्टरनेटिंग करंट सोर्स से हम कनेक्ट करते हैं और जैसे हम स्विच को ऑन करते हैं, करंट की वैल्यू बढ़ती है 0 से एक मैक्सिमम वैल्यू की ओर बढ़ती है, फिर घटती है। तो इनिशियल फेज ले लेते हैं, यानी T/4 का टाइम पीरियड ले लेते हैं जब करंट बढ़ रही है। जब करंट की वैल्यू बढ़ रही है तो क्या मैं इसे बोल सकता हूँ कि इंडक्टर से गुजरने वाला जो मैग्नेटिक फ्लक्स है वो भी बढ़ रहा है। और हमें पता है कि जब भी किसी कोयल से जो एसोसिएटेड मैग्नेटिक फ्लक्स में इंक्रीमेंट आता है या डिक्रीमेंट आता है, तो वहाँ पर फैराडे के लॉ के अकॉर्डिंग there will be a induced EMF, and hence if this series is closed then there will be an induced current also. तो वहाँ पर जो है induced EMF होता है, और वो induced EMF लेंज के लॉ के अकॉर्डिंग कहता है कि वो जो induced EMF अगेंस्ट होगा इंक्रीजिंग EMF के, या जो भी कारक, जो भी फैक्टर जो है वो इंक्रीमेंट कर रहा है डिक्रीमेंट कर रहा है उसके अगेंस्ट काम करेगा। तो जैसे मैं बोलूं कि ये आपने एक इंडक्टर ले लिया, ठीक है, और आपने इसको एक ऑल्टरनेटिंग सोर्स से आपने कनेक्ट कर दिया, और आप किसी इंस्टेंट पर बोल रहे हो कि वैल्यू जो वो बढ़ रही है, ठीक है ना, तो यहाँ पर मैं बोल सकता हूँ कि यहाँ पर जो करंट ऐसे फ्लो होगी और करंट की वैल्यू इंक्रीमेंट हो रही है, मान लें ये इंक्रीजेज हो रही है, T/4 टाइम तक होती है ना। क्या ये ऐसा ही होता है क्या कुछ ऐसे? तो यदि मैं इस टाइम पीरियड की बात कर लूँ, यानी T/4 0 to T/4 की बात कर लूँ ना, तो इस टाइम के लिए मैं क्या बोल सकता हूँ? इस टाइम के लिए क्या बोल सकता हूँ? मुझे ये बात करनी है। तो करंट की जब वैल्यू बढ़ेगी और इसका जो कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन है वो L है, तो क्या यहाँ पर एक अगेंस्ट EMF जनरेट हो जाएगा जिसकी वैल्यू अपने पास -LdI/dt होती है। क्या ये कहाँ से आता है? ये फॉर्मूला कहाँ से आया? क्या ये फॉर्मूला आया अपने पास जो EMF = dφ/dt, फाई की वैल्यू Li होती है और नेगेटिव साइन क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? इसकी जो डायरेक्शन है वो अगेंस्ट है कि नहीं है? तो जब करंट हम इंक्रीज कर रहे हैं, इंडक्टर क्या कर रहा है? उसको डिक्रीज कर रहा है, अगेंस्ट काम कर रहा है। तो हमें उस अगेंस्ट फोर्स के अगर हमें करंट की पर्टिकुलर वैल्यू हमें फ्लो करवानी है, तो क्या जो EMF जो अगेंस्ट हमारी तरफ राइज हुआ, क्या उसके अगेंस्ट हमें काम करना पड़ेगा? और जो एक्सटर्नल हम काम करेंगे, ठीक है,
किसी इस सर्किट में पर्टिकुलर करंट की वैल्यू फ्लो करवाने के लिए वो जो काम है वो उसकी एनर्जी में स्टोर हो जाएगा। क्या यही प्रिंसिपल होता है जब हम ये बोलते हैं कि किसी ऑब्जेक्ट को मैंने ग्रेविटेशनल फोर्स के अगेंस्ट मैंने उठाया, ग्रेविटेशनल फोर्स नीचे की तरफ लग रहा है, कंजर्वेटिव फोर्स है, नीचे की तरफ लग रहा है, मैंने उस कंजर्वेटिव फोर्स के अगेंस्ट काम किया और वो मेरे द्वारा जो किया गया काम है क्या वो उसके इसकी पोटेंशियल एनर्जी में स्टोर्ड हो गया। और ऐसा ही हम स्प्रिंग एनर्जी में भी करते हैं। स्प्रिंग जो फोर्स है वो भी एक क्या है, कंजर्वेटिव फोर्स है। स्प्रिंग फोर्स में भी यदि हम स्प्रिंग के फोर्स के अगेंस्ट जब हम काम करते हैं तो हमारे द्वारा जो किया गया जो वर्क है दैट इज स्टोर्ड इन इट्स पोटेंशियल एनर्जी मीन्स स्प्रिंग एनर्जी। तो वही सेम फिनोमिना है, हमारे द्वारा किया गया जो वर्क है उसकी एनर्जी में स्टोर हो जाएगा। लेकिन हम ये जानना चाहते हैं कि हम कितना वर्क कर रहे हैं। मान लो प्यारे दोस्तों dt टाइम के लिए, मान लो मैंने dt टाइम के लिए करंट इंक्रीज किया di, dt टाइम के लिए मैंने करंट इंक्रीज किया di, तो मेरे द्वारा किया गया जो कार्य है dw जो होगा dw, क्या मैं ऐसे बोल सकता हूँ कि pdt ये कहाँ से है, पावर, ये पावर डिलीवर्ड है। जो हम बैटरी से जो पावर दे रहे हैं, क्या हम काम का मतलब क्या होता है, काम का मतलब क्या होता है भाई, काम यहाँ पर कौन कर रहा है, क्या मैं कर रहा हूँ क्या, नहीं मैं नहीं कर रहा, बैटरी कर रही है, सोर्स कर रहा है। तो बैटरी की जो पावर है वो हम लिखेंगे। अच्छा इसका ईएमएफ कितना जनरेट हो गया, LDI/dt। क्या मुझे इतना ही ईएमएफ अगेंस्ट करना पड़ेगा, इसके अगेंस्ट हमें काम करना पड़ेगा। तो यहां पर यदि जो मैं पोटेंशियल डिफरेंस लगाऊंगा दैट इज V, क्या वो V जो है इक्वल होना चाहिए और अपोजिट होना चाहिए ईएमएफ के। ये बात होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए सर, ठीक है। तो dw इक्वल टू P की वैल्यू हो जाएगी अपने पास IV/dt। तो सर dw जो हो गया, I कितना है, I तो ये है, V कितना है माइनस का E/dt हो गया। अच्छा जी, E की वैल्यू -LDI/dt रख देंगे तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, तो LI हो जाएगा DI/dt हो जाएगा, ठीक है ना, ये अपने पास dt हो जाएगा, ये हो जाएगा dw, है कि नहीं है कि नहीं है। और ये dt से dt अपने पास इसके रेस्पेक्टिव में है, ये हट जाएगा। फिर हम इसका कर देंगे टोटल वर्क, कितना जो हमारे द्वारा वर्क किया गया टू करंट को 0 से एक पर्टिकुलर वैल्यू के लिए इंक्रीज करने के लिए, क्या मैं इसे बोल दूं, क्या LI अपने पास DI हो गया प्यारे दोस्तों, और 0 से पर्टिकुलर I के लिए कर दिया मैंने, तो टोटल वर्क W हो जाएगा और ये हो जाएगा हाफ LI²। ये जो मेरे द्वारा किया गया जो वर्क है, यानी बैटरी के द्वारा किया गया वर्क है, इसकी पोटेंशियल एनर्जी में स्टोर हो जाएगी, यानी पोटेंशियल एनर्जी ऑफ इंडक्टर इज इक्वल टू हो जाएगी हाफ LI²। दिस इज द एनर्जी स्टोर्ड इन एन इंडक्टर। क्या ये बात समझ गए तुम लोग, क्या ये बात समझ गए ना तुम लोग, ये बिल्कुल सही बात, अच्छी बात लगा, मुझे अच्छा लगा। ये एनर्जी स्टोर्ड इन एन इंडक्टर होता है, ओके। अब बात ये है कि इसकी पावर कितनी होती है, ठीक है ना, पावर कितनी कंज्यूम करता है, ये हमने देख लिया पहले, 0 पावर कंज्यूम करता है, ठीक है ना। आप वैसे पावर की फॉर्मूला लगा करके आप डेरिवेशन कर भी सकते हैं, लेकिन नो नीड टू डू दैट। अब हम डायरेक्ट बात करते हैं एनर्जी स्टोर्ड इन एन कैपेसिटर। हम बातें कर रहे हैं, देखो हम जो हैं हम बातें कर रहे हैं ऑल्टरनेटिंग करंट के रेस्पेक्ट में, ठीक है ना, अल्टरनेटिंग करंट के, याद रखना ऑल्टरनेटिंग करंट के रेस्पेक्ट में हम बातें करें। यहाँ पर आई क्या होगा, आई इंस्टेंटेनियस वैल्यू होगा। एनर्जी स्टोर्ड इन ए कैपेसिटर, अच्छा एक बात बताओ, कैपेसिटर में एनर्जी स्टोर्ड होती है क्या, यस, दिस इज द एनर्जी स्टोरिंग डिवाइस होती है। तो मान लो भाई, मान लो ना इसमें भी कि हमारे पास एक कैपेसिटर है, हमें जो है ऑल्टरनेटिंग करंट सोर्स से हमने इसको कनेक्ट कर दिया, और किसी एक पर्टिकुलर t इक्वल टू 0 टू किसी t टाइम पर यहाँ पर जो है अपने पास, यहाँ पर जो अपने पास है, यहाँ पर जो चार्ज है ना वो प्लस q है, यहाँ पर माइनस q है। और इस सिचुएशन में जो हमें वर्क करना पड़ेगा अगेंस्ट, क्या इस चार्ज के अगेंस्ट हमें काम करना पड़ेगा,
क्या यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो जाएगा? क्या हमें इसके अगेंस्ट हमें काम करना पड़ेगा? बिल्कुल करना पड़ेगा। तो जो वर्क करना पड़ेगा, पहली बात तो यहाँ पर EM पोटेंशियल डिफरेंस कितना डेवलप हो गया, इस कैपेसिटर पर जो पोटेंशियल डेवलप हो गया Q/C हो गया कि नहीं हो गया? बिल्कुल हो गया। हो गया कि नहीं हो गया? बिल्कुल हो गया। V इक्वल टू हो गया Q/C। यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस आ जाता है कि नहीं आ जाता है? इस कैपेसिटर की प्लेट के सिरों पर V इक्वल टू Q/C आ गया। ठीक है, अब हमें क्या करना है? देखो यहाँ पर हमें हमारे को पता था I था LdI/dt, इसलिए हमने IV की फॉर्म में रखा। हम यहाँ पर क्या है? चार्ज Q है कि नहीं चार्ज? तो हम कुछ इस प्रकार से रखेंगे वर्क का फॉर्मूला। देखो वर्क जो है यहाँ पर, यदि मैं इसकी बात करूँ तो अगर मैं इसमें वर्क का फॉर्मूला लगाऊं dW इक्वल टू, यहाँ पर तो हमने PdT लगा लिया था, तो यहाँ पर मैं ऐसे बोलूँ कि चार्ज जो है वो धीरे धीरे स्टोर हो रहा है। तो किसी t इक्वल टू टी टाइम पर मैंने बोला, किसी t इक्वल टू टी सेकेंड पर मैंने बोला इस पर चार्ज कितना हो गया? स्मॉल q हो गया। अब आगे मुझे थोड़ा सा चार्ज और देना है, मान लो मुझे थोड़ा सा चार्ज dq देना है। कितना देना है? dq देना है, स्मॉल एलिमेंटल चार्ज देना है dq। तो dq चार्ज देने में क्या मुझे काम करना पड़ेगा? क्या मुझे इस फोर्स के अगेंस्ट काम करना पड़ेगा? इसमें जो पोटेंशियल डेवलप हो गया उसके अगेंस्ट हमें काम करना पड़ेगा? बिल्कुल करना पड़ेगा। करना पड़ेगा नहीं करना? बिल्कुल करना पड़ेगा। और वहाँ पर जो हमने पढ़ा था कि dw जो होगा वो कितना हो जाएगा? क्या dq इंटू v हो जाएगा? क्या हमने देखा था? क्या प्यारे दोस्तों की एनर्जी पर सेकंड ये पोटेंशियल होता है, पोटेंशियल डिफरेंस। और पोटेंशियल की याद करो वो बात, इनफाइनाइट से किसी पॉइंट पर लाने में क्या गया? वर्क की जो क्या होता है, किसी 1 कूलम चार्ज को dW/dq 1 कूलम को, तो वर्क जो वो v हो गया। और ये v तो यहाँ पर कॉन्स्टेंट है किसी पर्टिकुलर पीरियड के लिए हम मान रहे हैं, किसी t टाइम पर। तो dt टाइम में मैंने dq चार्ज किया तो dq इंटू v हो गया। v की जब वैल्यू मैं पुट करूँगा Q/C हो गया। तो देखो v की वैल्यू जब मैं पुट करूँगा तो Q/C अपने पास हो गया dq हो गया। ठीक है ना? ओके, पोटेंशियल को हम स्टेबल मान सकते हैं dq चार्ज के लिए। ठीक है, अब हमें टोटल चार्ज लेके आना है, मान लो कैपिटल Q चार्ज लेके आना है, तो 0 से कैपिटल Q तक हमें स्टोर करना है। तो हम क्या करेंगे, जो वर्क जो है हमारे द्वारा क्या करिए, वही क्या हो जाएगा, इसकी पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगा, यानी 2C। यही पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी W इक्वल टू Q²/2C। या इसके और भी फॉर्मूला है, Q को CV लिख दो, तो Q को जब CV लिख दोगे तो U जो हो जाएगा वो हो जाएगा ½ ऐसे भी बोल सकते हो, ½ Q²/2C हो गया, या Q²/2C ½ ठीक है ना। और C इक्वल टू Q/V भी रख सकते हो, तो यहाँ पर जब Q/V रखोगे तो ½ हो जाएगा। ठीक है ना। या मैं ऐसे बोल सकता हूँ कि जो U जो है वो हो जाएगा ½ हो जाएगा। तो ये हमारे पास मिलकर बनता है ये फॉर्मूले। ये भी क्या है, एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर। ये वाला फॉर्मूला यूज़ करो, ये वाला एक बात है। इसमें जो एनर्जी स्टोर्ड कितनी हो जाती है, ½ ओके। तो ये एनर्जी स्टोर्ड इन ए कैपेसिटर था और ये वोल्टलेस करंट की बात थी। अब हम आगे जो टॉपिक करेंगे दैट विल बी LC ऑसिलेशंस। क्या है, LC ऑसिलेशंस हम करेंगे और फिर हम आगे ट्रांसफार्मर के बारे में बताएंगे। चूँकि LC ऑसिलेशन एक लेंदी टॉपिक है, एक बड़ा टॉपिक है, तो हम उसको एक अलग से लेक्चर में कवर करेंगे। यहाँ तक हमारे पास बस इतना ही रखेंगे इस लेक्चर में। बाकी जो है LC ऑसिलेशन वाला हम नेक्स्ट लेक्चर में फर्दर डिस्कस करेंगे। ओके, तो आज के लिए बस इतना ही रखेंगे और मैं मिलूँगा आपको नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए क्या करना है, तब तक के लिए पढ़ते रहना है। स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी एंड कीप टेकिंग हेल्दी फूड। आई विल मीट यू नेक्स्ट लेक्चर। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।